अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सेशंस में ये सब समझ रखा था कि हाँ, एल्गोरिदम के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया था, फंक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया था और थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में बेसिक आइडिया मिल गया था। अब हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को के हार्डवेयर और उसके आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या आर्किटेक्चर एक्चुअली? देखिए, आर्किटेक्चर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को किसी छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर बनाया गया होता है। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, मोस्टली वो किसी छोटी छोटी चीज़ से मिलके बनी हुई होती है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से मिलाया गया है कि वो चीज़ बन पाई, उसी को बोलते हैं आर्किटेक्चर। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है? वो अलग अलग बिल्डिंग के हिसाब से होता है कि उसमें ईंट और बिल्ड फ्लोर्स और उसमें जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं उनको किस डिज़ाइन में खड़ा करा गया है, और वो फिर एक आर्किटेक्चर बन के आता है उसका। तो कंप्यूटर में भी यही आर्किटेक्चर को हम समझेंगे आज कि क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बना है, उनका क्या क्या काम है, उसको मोटा मोटा हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप डेप्थ में जैसा जाना चाहें आप, ऑनलाइन हर जगह कंटेंट मौजूद है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़रूरत मुझे लगता है कि है मैं उतना तो भी बताऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल मान के चलिए कि बहुत गहराई है और बहुत ज़रूरी है, आज नहीं तो कल आपको उस गहराई में उतरना है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पहले ये भी समझ ले कंप्यूटर किसको कहते हैं, ताकि आर्किटेक्चर्स जो हम बताएं ना तो आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि क्या है मसला। देखिए, कंप्यूटर हर उस चीज़ को बोलते हैं जिस पे हम कुछ इनपुट दें, वो कुछ प्रोसेसिंग करें और कुछ आउटपुट मिल जाए हमें। ठीक, एक डेफिनेशन ये। दूसरा ये है कि कंप्यूटर वो चीज़ जिसके ज़रिए हम अपना काम करवाते हो। ठीक, ये भी एक सही है। दोनों चीज़ें बात एक वक्त सही हैं। अब आप इन चीज़ को टेस्ट सोच के देखिए, कोई भी आप डिवाइस जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो और आपको बदले में कुछ आउटपुट मिलता हो। मिसाल के तौर पर मोबाइल, इसमें भी आप टच करते हैं, बोलते हैं, टच करते हैं और बदले में आपको स्क्रीन में रिस्पांस मिलता है और जो भी आप चाह रहे होते हैं वो हो रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है। और अंदर वो प्रोसेसर, अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो रही होती है, कुछ हार्डवेयर में क्या हो रही होती है वो मांग के देखेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर आप टाइप कर रहे हैं या आप माउस से कुछ इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं या फिर कुछ भी विजिट कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो उसके हिसाब से अंदर आपको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है। ऐसे जितने भी डिवाइस आप इमेजिन कर सकते हैं वो कंप्यूटर की रेंज में, कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उन सब में सारा आर्किटेक्चर जो अंदर मेन रहता है वो सेम रहता है और वो काफ़ी सालों से सेम ही चल रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन मेन बेसिक आर्किटेक्चर वही रहता है, बेसिक डिज़ाइन, बेसिक कंपोनेंट वही रहते हैं। ऐसा कंपोनेंट मैं बता दूं, वही चीज़ जिन छोटी छोटी चीज़ों से मिल के कुछ बना, उन छोटी छोटी चीज़ों को हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक, रियल लाइफ में जैसे कि बिल्डिंग के कंपोनेंट क्या है, बिल्डिंग इन चीज़ों से मिलकर बनी है। बिल्डिंग में ईंटें यूज़ होती हैं, सीमेंट यूज़ होती है, क्या क्या यूज़ होता है, मॉर्निंग यूज़ होती है, और जो भी जितनी भी चीज़ें उसमें हैं आपको पता है वो चीज़ें उसके कंपोनेंट हैं। अब अगली चीज़ है कि जो कंप्यूटर में मेन चीज़ें होती हैं, जिसके कंपोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं। ये बेसिकली आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा, जो मेन कंपोनेंट है ये तीन होते हैं। जो कंप्यूटर ये ना हो तो कंप्यूटर वो चीज़ नहीं कहलाएगी। मतलब आपने ज़्यादातर देखा होगा कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, ये चीज़ें हैं इनपुट आउटपुट की, जो आप वो कंप्यूटर से कनेक्ट करती है, कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको फैसिलिटेट करती है, आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको सहूलियत प्रोवाइड करती है। लेकिन असल में कंप्यूटर क्या है, वो उसके अंदर छुपा होता है, लैपटॉप के अंदर, या फिर आपका जो आपके बगल में पीसी रखा रहता है, सीपीयू, उसके अंदर। अब उसके अंदर मेन जो सबसे तीस ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं वो यही होते हैं। क्या? पहला होता है रैम, दूसरी होती है हार्ड डिस्क और तीसरा होता है आपका प्रोसेसर। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मोबाइल में भी कुछ इस तरीके के ही आजकल चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेसर होता है, रैम होती है और फिर उसमें इंटरनल मेमोरी होती है, जिसको हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बोलते हैं, नहीं तो आप इंटरनल मेमोरी, रोम, ये सब बोल सकते हैं मोबाइल में। और सेम इसी तरीके की तीन चीज़ें ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आपको मिलेंगी। अब सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर लीजिए। ये प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है, जो सारे काम करता है, जो मतलब सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, कंपोनेंट होता है, वो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर निकाल दीजिए, सब चीज़ें बस एक वो बन के रह जाएंगी, पुर्जे टुकड़े बन के रह जाएंगी, किसी काम का कुछ नहीं है। ना आपका डिस्प्ले ऑन होगा, ना कीबोर्ड चलेगा, ना माउस चलेगा, ना रैम, किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल ही नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोसेसर। अगर आपको इसको इंसान की बॉडी से कंपैरिजन लेके चलें तो इंसान की बॉडी में जैसे दिमाग होता है और दिल होता है, दोनों काम कंबाइन कर दिए जाएं, दिमाग और दिल को, तो वो जो प्रोसेसर बन के निकलता है कंप्यूटर में, वही चीज़ होती है। कंप्यूटर में आपका दिमाग में जो प्रोसेसिंग चल रही है और दिल में जो पंपिंग चल रही है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो, ये दो काम होते हैं हमारे। हार्ट का मेन काम यही होता है और दिमाग का काम होता है कि हमें समझ देना, प्रोसेसिंग करना हमारी। तो वो दोनों काम प्रोसेसर करता है कंप्यूटर के। इसमें कंप्यूटर के अंदर हार्ट वाला काम और जो ब्रेन वाला काम है वो उस प्रोसेसर के अंदर ही डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही जगह मौजूद होती हैं। और ये मैंने एनालॉजी दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे आपको बात और क्लियर होती चली जाएगी। मैं मोटे तौर पे बात बताता चलूँ। दूसरी चीज़ है रैम।
रैम क्या होती है कि वो मेमोरी, अब ये यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। देखिए, हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी होती है, रैम भी एक मेमोरी होती है, ठीक। रैम आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी होती है, कंप्यूटर में भी होती है, 4 GB 16 GB 8 GB। सीपीयू से जो बात कर रही होती मेमोरी, जो सीपीयू के बहुत नज़दीक होती है, जो मेन मेमोरी होती है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। जो असल में सबसे ज़रूरी मेमोरी होती है वो यही होती है रैम, जिसके ज़रिए प्रोसेसर हमारी बातचीत कर रहा होता है और हमारा सारा काम चला रहा होता है। अब इसको इंसान से कैसे लेकर चला जाए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई कोड लिखने जा रहे होते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम जो आप पहले कभी कर चुके हैं वो करने जा रहे होते हैं, तो उसको आप पहले रिवाइज करते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले तो 1-2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं आप अपने दिमाग में वो चीज़ों को ताज़ा कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में एक जगह पे उनको स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि कल आप जब एग्ज़ाम दें तो आपको वो आसानी से याद रहें। ऐसे आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं आप वो चीज़ों की तैयारी पहले कर लेते हैं दिमाग में, ताकि आप कल को जब उस जगह पर असल में पहुँचे तो आपको सोचना ना पड़े बहुत ज़्यादा, आपको वो चीज़ें ईजिली दिमाग में याद रहें, ठीक। तो वो चीज़ें जो यहाँ पर आपकी याद हो रही होती है ना दिमाग में, असल में वो चीज़ रैम होती है। इसको एक तरीके से और समझिए, जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे हो और आपको वो बात बता रहा हो, और वो बात अब बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, आप कितनी ज़्यादा बात को याद रख पा रहे हैं, कितनी बात को पकड़ के चल पा रहे हैं। मान लीजिए 10 मिनट बाद आपका दिमाग कह रहा है कि अब बस हम समझ नहीं पा रहे आगे क्या चल रहा है, इसका मतलब आपकी रैम 10 मिनट तक की है खाली। कोई कोई किसी का अटेंशन 20 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, वो बातों को उतनी देर दिमाग में लेके चल रहा होता है, उसको याद रहता है कि अच्छा क्या क्या कहा गया है, चाहे वो बोरिंग हो चाहे वो इंटरेस्टिंग हो। तो ये दिमाग के रैम पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिस से, दिमाग में तो रैम प्रैक्टिस से बढ़ती है, जैसे कंप्यूटर में तो जो लग गई वो लग गई, हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप समझ पा रहे होंगे कि रैम का असल में काम क्या होता है, ठीक। ताकि हमारा दिमाग जल्दी से किसी जानकारी को दिमाग में ला पाए, ताकि जल्दी से इस्तेमाल, जब नौबत पड़े इस्तेमाल करने की, तो आपके दिमाग में मौजूद हो वो चीज़। और रैम में चीज़ें लानी पड़ती हैं, ठीक। जबकि दिमाग में आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से स्टोर हैं, जो हमें अगली समझ में आएगा। हार्ड डिस्क, आपने आज से 2 साल पहले क्या किया, आपने आज से 1 साल पहले किया, आपने आज से 6 साल पहले क्या किया, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके हाइट कितनी है, आपकी जितनी जानकारी ऐसी है जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती है, वो आपकी पीछे दिमाग में मेमोरी वहाँ पर पड़ी होती है। इस तरीके से हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, इसमें हम जो ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा 250 GB 500 GB 1 TB, जिसमें सारा डेटा हमारी ज़िंदगी का, या सारा डेटा हम जो चाहें भर सकते हैं, कंप्यूटर का सारा डेटा उसमें होता है। लेकिन जाहिर सी बात है हम बैक वक्त अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी का सारी जानकारी एक साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। अपने 20 साल 30 साल 40 साल की ज़िंदगी में जो कुछ सीखा वो हर एक सेकंड पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, वो कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होता है। जो हिस्सा हमें इस्तेमाल करना होता है, हम जल्दी से उसको याद करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारी दिमाग में जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टोर है, उसको हम उनमें से एक हिस्सा जो हमें अभी काम में आना है। मिसाल के तौर पे आपको चाय बनानी सीखनी, तो चाय बनाना आपको चाय बनाते समय याद करना पड़ता है, कितनी चाय पत्ती डालनी, कितनी शक्कर डालनी, कितना पानी डालना, एक हिसाब लेना पड़ता है। तो ये जानकारी आपके दिमाग में जो सालों से रखी है, उसको आप जल्दी से रिवाइज कर रहे होते, दिमाग में वापस ला रहे होते, ताकि आप उसको फौरन इस्तेमाल कर सकें। यानी आपने अपने दिमाग के हार्ड डिस्क से उसको अपने रैम में लाए, फिर रैम से सीपीयू ने उसको इस्तेमाल किया, यानी प्रोसेसर ने इस्तेमाल किया। तो प्रोसेसर दिमाग होता है, ओवरऑल जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसी के आसपास हमारी रैम होती है, जो हमारे प्रोसेसर को हमारे डेटा देती है, हमारी जानकारी देती है, जिससे वो काम कर पाएगा। और हार्ड डिस्क वो होती है जिसमें हमारा दूर दराज बहुत पुराना डेटा रखा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा रखा होता है, कि कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से लिया जा सके। तो वहाँ से रैम में लिया जाएगा, और रैम से कंप्यूटर का सीपीयू या फिर ब्रेन बोले वो इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मेमोरी होती है कैश, जिसके बारे में हम लोग बहुत आगे बाद में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल जल्दी नहीं होगी, लेकिन ज़रूरी है जानना क्या होती है। आप आगे सुनेंगे भी, या अब तक हो सकता है आपने सुन रखा हो कि एक मेमोरी होती है कैश। कैश वो मेमोरी होती है जो आपको हर वक्त आपके पास होती है, यानी उसको आपको कभी लोड नहीं करना, उसको आपने कभी ढूंढना नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका नाम आपको कभी किसी को बताने के लिए याद नहीं करना पड़ता है। आप 4-5 लोगों से मिले कहीं, उन्होंने नए नाम बताए, आपको 1-2 दिन बाद आपको याद करना पड़ता है, अच्छा उसने अपना नाम क्या बताया था। तो वो आपके कैश में नहीं है, वो आपके भी मेमोरी में पड़ा है। लेकिन आप अपना नाम या अपने जो करीबी लोग हैं उनका नाम रोज़ बोल रहे होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर आपने इतने सालों से 20 साल से बोला है, तो वो आपकी एक स्पेशल मेमोरी होती है कैश, जिसमें स्टोर हो जाता है, ताकि आपको जैसे ही वो ज़रूरत पड़े आपको सबसे पहले वो चीज़ याद आ जाए, आपको कभी सोचना ही ना पड़े। नाम आपकी क्या है, और आपका, आप समझ सकते हैं बेसिक सी जानकारी। और कुछ लोग बचपन से ही घर में रह रहे होते हैं, तो उनका घर का एड्रेस बिल्कुल ज़बानी याद होता है। तो बहरहाल वो सब चीज़ें जो आपको बिल्कुल ज़बानी रट्टा आधी रात को उठा के पूछ लिया जाए और आपको याद हो, वो जानकारी जिस मेमोरी में स्टोर होती है उसको बोलते हैं कैश। और अब इस चीज़ को भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जिसमें डेटा चाहिए वो हार्ड डिस्क, इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेस भी हार्ड डिस्क में होती है, 1 TB 2 TB। उसके बाद हमें बैक वक्त किसी मौके पे जिस जानकारी की ज़रूरत पड़ती है वो
हार्ड डिस्क की कंपैरिजन बहुत कम होती है, इसलिए रैम हमारी कम स्पेस की होती है कंप्यूटर में भी। और जो हमारी जानकारी जो हमें बिल्कुल आधी रात को उठा के पूछ लिया जाए या फिर बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल होती है, वो और भी कम जानकारी होती है, वो कैश में स्टोर होती है और वो रैम से भी कम कैपेसिटी में होती है, एमबीज में होती है। ये 3 तरीके की मेमोरीज होती हैं। और फिर बाकी सारा काम इन मेमोरीज में क्या, डेटा, जानकारी, याददाश्त, मेमोरीज, इसीलिए इसका नाम ही मेमोरी बोला गया कि हमारे दिमाग में जो याददाश्त होती है उनसे उसको नाम को मेल बैठाया गया। करने वाला काम कौन है? सारा प्रोसेसर इस सारे डेटा को लेता है, काम करके आपको दे देता है। अब इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। जब आपका ये सीपीयू बन जाता है उसके बाद 2 चीज़ें और आती हैं इसमें, क्या है? एक इनपुट, एक आउटपुट। अब जब अब इसको इंसान इस्तेमाल करेगा, इनपुट के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, कीबोर्ड टाइप करके दे रहा होगा, तो माउस से दे रहा होगा, तो और डिवाइसेस आते हैं, टच स्क्रीन, टच पैड, उनके जरिए दे रहा होगा, तो वो होते हैं सारे इनपुट डिवाइसेस, वो भी जुड़े रहते हैं प्रोसेसर से। और आउटपुट डिवाइसेस, वो भी प्रोसेसर जुड़े रहते हैं। क्या सारा काम करने वाला प्रोसेसर है, सब चीज़ें जुड़ी प्रोसेसर ही से ही रहती हैं, ठीक है। यानी आउटपुट डिस्प्ले में जो आ रहा है, स्पीकर में जो आ रहा है, वो भी प्रोसेसर से ही आ रहा होता है। तो कुछ देखिए इस तरीके से चीज़ें होती हैं। हमारी हार्ड डिस्क भी जुड़ी रहती है प्रोसेसर से और हमारी रैम भी जुड़ी रहती है प्रोसेसर से। अब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से जानने से पहले हम ये देख लें कि हम अपने जो प्रोग्राम होता है, यानी कि हम आगे चल के हमने वैसे आपको फ्लो चार्ट और लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है हम उसको बनाते कैसे, एक बार वो चीज़ ज़रूरी जानना है यहाँ पर, ठीक। तो वो जल्दी से जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, ठीक। हम लोग वापस वहाँ आएंगे भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, पर ये अब समझते चलते हैं ना कि भाई इसको रियल लाइफ से भी छोड़ के चलिएगा कि कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करते हैं। कंप्यूटर कैसे करता है? कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको झलकेगा कि जैसे इंसान करते कंप्यूटर को भी उस तरीके की कार पे ही बनाया गया है। उसका तरीका भी कुछ हद तक वैसा ही है, बस उसका तरीका बहुत साफ और बहुत क्लियर वे में होता है, क्योंकि कंप्यूटर जैसे कि डम है, वो इसके पास और खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती है, ठीक। तो वो खुद से बहुत ज़्यादा चीज़ समझ नहीं पाता, उसको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, तो इसीलिए उसकी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके लिखा जाता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, उस क्या हमें करना क्या है, हमें करवाना क्या कंप्यूटर से। तो फिर हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर ये हो गया तो फिर क्या करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, कौन सा काम बार बार करना है, कौन सा वर्क कब करना है। फिर उसके बाद हम उसके बेस पे एल्गोरिदम बनाते हैं। अपनी एल्गोरिदम मतलब कि उसको और रिफाइन करते हैं, ठीक। फ्लो चार्ट के बाद हम उसको थोड़ा सा पेन पेपर में लाइन बाय लाइन थोड़ा सा आधा अधूरा कोड में लिख लेते हैं कि अच्छा हमारा कोड कैसा होगा। और फिर फाइनली हम उसको प्रोग्राम बना देते हैं, यानी कि उसका कोडिंग में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बना के कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम उसको कंप्यूटर में रन कर रहे होते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम चल जाता है बढ़िया, तो ठीक है। कोई दिक्कत आई प्रोग्राम में तो उसको सही करते, नहीं तो प्रोसेस ये रहती है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, कि जब ये प्रोग्राम हमें रन करना है तो क्या होता है। देखिए हमने देखिए पिछली बार रेसिपी वाली जो चीज़ देखी थी, इसमें हमने चाय बनाना सीखी थी, उसमें क्या था कि 2 चीज़ें थी। एक तो ये थे इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या हमारी ज़रूरत है इसको बनाने के लिए, चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, पानी। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें एक लॉजिक था, करना क्या है। हमने इंग्रेडिएंट तो ले लिया, अब हमें करना क्या है। गैस ऑन करनी है, गैस पे रखना है, शक्कर डालनी है, बॉइलिंग चेक करना है, बार बार शक्कर चेक करनी है, यानी कि चेक करना है, और बार बार क्या काम करना है और एक बार क्या करना है, ये सब चीज़ें थी। इसी तरीके से मैं प्रोग्राम जो भी बनाएंगे ना, वो भी 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होगा। इसमें भी 2 चीज़ें होंगी। क्या पहला होगा, उसमें डेटा कौन सा इस्तेमाल हुआ है। डेटा पिछली बार हमने बताया था आपको, क्या होता है कि कोई भी जानकारी जिसको बहुत साफ सुथरे तौर पे हम देख सकें। किसी भी प्रोग्राम में डेटा होता है और लॉजिक होता है, सेम जैसे इंग्रेडिएंट और लॉजिक आपका रेसिपी में था। डेटा कैसा हो सकता है भाई, नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। मैंने आज पर कुछ नाम लिखे, इनके बारे में डिटेल में हम लोग और आगे जानेंगे कि इन नामों का क्या मतलब है। बहरहाल इंट मतलब नंबर हो गया, स्ट्रिंग मतलब ABCD वर्ड्स हो गया, कैरेक्टर सिंपल ABCD हो गया, स्ट्रिंग में मतलब वर्ड्स भी आ जाते हैं, बूलियन के हाँ या ना में कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रू फॉल्स में वो। तो बहरहाल जितना तरीके का डेटा होता है वो एक ब्लॉक, उसका एक मतलब एक वो चीज़ होती है प्रोग्राम में। दूसरा उसका लॉजिक होता है कि इफ एल्स, अगर लूप्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सब लॉजिकल पार्ट होता है। अब आगे देखते हैं क्या इसका हमें मकसद क्या है, इसको तोड़ा गया है कंप्यूटर, क्यों तोड़ता, दो डेटा और लॉजिक को अलग अलग क्यों करता है, उसका फिर आगे क्या होता है। जब ये प्रोग्राम को बना के हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है, यानी कि इस तरीके का जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ होता है उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, जाहिर सी बात है हम भी सेव करते हैं कंट्रोल S से, और वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। अब देखिए कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी को ही अंडरस्टैंड कर पाता। बाइनरी क्या चीज़ होती है, 0 और 1। ये मैं आपने कभी सुनी होगी, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। अब ये अपने आप में एक बहुत डेप्थ चीज़ है कि क्या है 0 1 और कंप्यूटर कैसे समझता है। आप रिसर्च करेंगे पता चल जाएगा, या अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी हम डिटेल में कवर करेंगे।
बहरहाल अभी के लिए समझ लीजिए कि कोई बल्ब है, जैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, बस वो हाँ या ना समझ पाता है बल्ब। उन्हीं बहुत सारे बल्ब्स को मिला के कंप्यूटर बना है, बहुत ज़्यादा स्विचेस को मिला के बना है, जो बस ये ऑन ऑफ होते हैं, उनको इस तरीके से लगाया गया दिमाग से कि वो हमारा कुछ काम करता है। अब क्या होता है कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है, यानी कि सी में बनाया, जावा में बनाया, कुछ भी हेलो डॉट सी, स्क्रिप्ट डॉट जावा, ठीक, कंट्रोलर, कुछ भी हमने बनाया है, तो वो हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, हमने जैसे बताया। और उसके अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेटा होता है और एक लॉजिक होता है, ठीक। तो हम उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। अब ये याद रखने वाली चीज़ है आपको। देखिए, जितना मैं बता रहा हूँ सब आपके दिमाग में होना चाहिए। आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और नोट ज़रूर बनाते चलिएगा। तो जो प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया है, बना दिया है हमने, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक, याद रखिएगा। और फिर क्या होता है कि जब हम उस प्रोग्राम को रन करते होते हैं या फिर हम उसको चलाना चाहते हैं, तो क्या होता है, एक बीच में प्रोसेस चलती है कंपाइलिंग। अब कंपाइलिंग क्या होती है? देखिए, जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, इफ़ इंग्लिश है, जो भी हम शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, ठीक। सिस्टम और जो भी है डॉक्यूमेंट जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहरहाल। लेकिन कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, कोड समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को आता समझ में सिर्फ 0 1। तो एक बीच में एक प्रोग्राम स्पेशल बनाया गया होता है, वो आपको नहीं बनाना, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि आपने जो कोड बनाया है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बस। यानी आपने जो प्रोग्राम सी या जावा या किसी लैंग्वेज में बनाया है, उसको वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा, कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी में। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है 0 1, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, ये भी याद रखिएगा। जब वो आपका प्रोग्राम कंपाइल होके, यानी कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो कंपाइल करता है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। जो प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को, हमारे सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वो कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलिंग करता है, ठीक। ये के नीचे लिखा है, कंपाइल्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब मशीन कोड क्या, यही बाइनरी में जो पूरा प्रोग्राम बन के तैयार होगा ना हमारा, जो कंप्यूटर चला पाएगा, उसको बोलते हैं मशीन कोड, या फिर बोलेंगे एक्सिक्यूटेबल, ठीक, एग्जीक्यूटेबल। तो जो सोर्स कोड, इसके लिए इसका नाम सोर्स है कि किसने बनाया, ये उसका कोड है, सोर्स। जब कंपाइल होकर ये कंप्यूटर के लिए बना, मशीन के लिए बना, तो उसको बोला गया मशीन कोड, ठीक। और अक्सर इनके एक्सटेंशन .exe.msi.edu आपने देखा होगा, तो समझ गए होंगे आपकी क्या है। कंप्यूटर में आप जब कोई फाइल इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो अक्सर इन्हीं में से कोई एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के समझने लायक फाइल बन चुकी होती है। तो .java से .c से .exe बन जाती है, .msi.de बन जाती है, और जो .apk आपने सुना होगा, .aab होता है, ठीक, .ipa होता है, तो वो सब फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं चलता, हमारा प्रोग्राम पहले एक कंपाइलेशन, एक बीच में कन्वर्जन से होकर गुजरता है। ओके, अब हम वापस कन्वर्जन पे आ गए। देखिए, कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, इसमें मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आपको दिखाया है। हमारा CPU होता है, इससे रैम कनेक्टेड होती है, हमारी हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती है, हमारा मॉनिटर कनेक्टेड होता है जो कि आउटपुट होता है, यानी कि CPU से आउटपुट मिल रहा है उसको, और हमारा कीबोर्ड होता है जिससे हमारा CPU कनेक्टेड होता है, ठीक। ये आर्किटेक्चर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें CPU से कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है सभी कनेक्टेड है, लेकिन किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक, और वो कब कैसे जा रही हैं, वो आगे और डिटेल में आ रहा है। ओके, ये थोड़ा डिटेल डायग्राम देखिए होता क्या है। इसमें मैंने ऊपर लिखा कंपाइलिंग एग्जीक्यूटिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वहाँ पर सिंगल एरो था, यहाँ डबल एरो है। असल में क्या होता है कि ये CPU को मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक। CPU के अंदर क्या क्या होता है मैंने वो लिख रखा है, बेसिकली है CPU ही है आपका प्रोसेसर ही, मतलब, ठीक। तो प्रोसेसर क्या करता है, कम रैम से बात भी करता है, रैम से डेटा लेता भी है, हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क से डेटा लेता है, हार्ड डिस्क में डेटा राइट भी करता है। यानी डेटा रीड भी होता है, डेटा राइट भी होता है, डेटा और आउटपुट में तो सिर्फ आउटपुट हो रहा होता है और इनपुट से सिर्फ इनपुट लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एरो है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है हमको, कोई भी प्रोग्राम आपका कंपाइल कैसे होता है, कंपाइल के बाद ही रन होता है। जब आप एक कंपाइलेशन के बाद मशीन कोड बन जाता है, फिर वो रन होता है, ठीक। तो जब आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो वो अपने हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, ठीक। हार्ड डिस्क से उसकी कॉपी गई कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर में 3 चीज़ें, CPU, CPU, ALU। इनके बारे में डिटेल में बाद में समझेंगे। बहरहाल अभी समझ लीजिए कि ALU एक चीज़ है जो आपके मैथ वाले सारे काम कर रहा होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैथ बहुत इस्तेमाल होती है, आधे ज़्यादा तो और इंटरनल वो खुद ही हमारा अच्छा खासा काम कंप्यूटर खुद कर देता है मैथ का, तो हमें चक्कर में नहीं पड़ना। बहरहाल ALU एक CPU के अंदर चीज़ होती है जो मैथ का सारा काम कर रही होती है। कंट्रोल यूनिट वो होती है CU, जो हमारा बाकी काम कुछ देख रही होती है कि डेटा कहाँ से कहाँ क्या जाएगा। तो जो हमने प्रोग्राम बनाया .c.java करके पूरा अपना बढ़िया से प्रोग्राम बनाया, कुछ प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड,
तो वो क्या होगा, सबसे पहले जाएगा कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क से कॉपी उसकी, और फिर वो रैम में लोड हो जाएगा। जिससे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए रैम में लोड होना होता है, वो रैम में लोड हो जाएगा। और फिर जब रैम में लोड हो जाएगा तो फिर रैम से फिर से वो रीड करा जाएगा और एक एक करके सारा कोड कन्वर्ट करके वापस से हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक। और फिर इसी तरीके से जब वहाँ प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो फिर हमारी वो फाइल फिर से रैम में लोड होगी और रैम से रन होगी। इसी तरीके से आपने देखा हो कभी आप ऐप खोलते हैं थोड़ा टाइम लेती है, क्यों? क्योंकि वो रैम में लोड हो रही होती है। जब एक बार ऐप रैम में लोड हो जाती है, जब एक बार हमारी ऐप खुल जाती है, फिर वो बढ़िया चलती है। अब इसको और आगे समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सोर्स कोड मशीन कोड, यहाँ लिखा है सोर्स कोड मशीन कोड, वेयर कोड स्टोर, वेयर कोड लोडेड। देखिए होता क्या है कि हमारा सोर्स कोड यानी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है मशीन कोड, ये हमारा कब कहाँ पे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक। इसीलिए देखिए हार्ड डिस्क में भी हमारा सोर्स कोड मशीन कोड रहता है और रैम में भी रहता है, पर कब रहता है? जब हम प्रोग्राम बना के सेव करके चले जाते हैं या सेव कर देते हैं उसको, तब हमारा सारा कोड कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में होता है। जब हमारा प्रोग्राम अभी बना है, उसको हमने ना कंपाइल किया ना चलाया है, और जब हमारा कोड रन हो रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है, तब वो रैम में होता है, लोड हो जाता है। यानी कि जब हमें प्रोग्राम चलाना है तो कंप्यूटर हमारा पहले रैम में लोड करता है प्रोग्राम। और रैम, जैसे मैंने बताया आपको कि रैम बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है। आपने देखा ही अपने एक्सपीरियंस अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर्स में कि रैम कम होती है, लेकिन हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो वेयर कोड स्टोर वो होती है हार्ड डिस्क, और जहाँ पे कोड लोड होता है चलते समय, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वो रैम होता है। अब सोर्स कोड की बात करी जाए तो जब कंपाइल कर रहे होंगे हम, तो सोर्स कोड पहले रैम में लोड होगा, फिर वो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, यानी कि फाइनली कंपाइलेशन के बाद रन कर रहे होंगे प्रोग्राम, तो मशीन कोड लोड होगा, लेकिन होगा रैम में ही लोड, चलने से पहले, कुछ भी होने से पहले उसमें। अब हम लोग एक कंपैरिजन समझ लेते हैं कि रैम और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क होता है, ताकि आपको और क्लियर दिमाग में हो जाए चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, और क्यों होती है दो तरीके की? एक तो मैंने आपको पहले समझा दिया था दिमाग वाले एग्जाम्पल, इंसान वाले एग्जाम्पल से, कि अच्छा क्या लोगों का मकसद क्या है। लेकिन और तरीके समझ लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं कि भाई ये दो तरह की मेमोरी होती क्यों है, कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इनका काम क्या है? प्रोग्राम रन करने के लिए, जो लोड होना होता है उनको रैम में लोड होना होता है। और जब वो रैम में लोड नहीं है, जब वो नहीं चल रहे हैं, तब वो स्टोर कहाँ हो रहा है? वो हमारे हार्ड डिस्क में हो रहे हैं। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये समझिए कि हमारी, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम कुछ दिन के लिए तो पढ़ाई कर लेते हैं, पर जब हम एक महीने बाद एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते तो क्या हमें वो चीज़ याद रहती है? शायद ही, भूल जाता है हमारा दिमाग। यानी कि रैम हमारी वो मेमोरी है जिसको हम अगर बार बार डेटा वहाँ ना डालें तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से डेटा गायब हो जाएगा। यानी कि रैम और हार्ड डिस्क क्या है, जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर है पुराने बचपन की और हमारी, और वो वहाँ से मिटती भी नहीं जब तक मिटाया ना जाए। तो यही खासियत, मेन फ़र्क है कि रैम में और हमारे हार्ड डिस्क में। रैम में एक शब्द यूज़ करा मैंने, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, यानी आपका फ़ोन स्विच ऑन रहेगा और कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक कि उसके अंदर जो डेटा है रैम में वो रहेगा। जैसे ही आपने फ़ोन स्विच ऑफ किया या कंप्यूटर ऑफ किया, रैम में जो चीज़ें थी सारी चली जाएंगी। इसलिए कभी भी रैम में हम कोई ऐसा डेटा नहीं रखते जो हमारा बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि कहीं लाइट गई या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, डेड हुआ, आपका डेटा गायब। दूसरी तरफ हमारी हार्ड डिस्क परसिस्टेंट रहती है, यानी कि इसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो गया वो हमेशा रहता है, जब तक हम उसको खुद से डिलीट ना करें या फिर वो चीज़ ख़राब ही ना हो जाए। लेकिन वो लाइट जाने और आने पे और हमारे स्विच ऑफ पे नहीं डिपेंड करता। इसलिए आपकी जितनी भी मोबाइल में फ़ोटोज़ हैं और चीज़ें हैं वो हमारी रोम में स्टोर होती हैं, इसीलिए इंटरनल में होती हैं। लेकिन जब आप कोई ऐप रन कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रैम कितनी उस रैम में लोड हो रही होती है। ठीक। और भी फैक्टर हैं कि आप किसी मन में सवाल आ रहा होगा कि रैम अगर हमारी इतनी अच्छी है तो रैम हमेशा कम क्यों होती है? तो रीज़न क्या है कि रैम हमारी एक्सपेंसिव होती है और हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो चीप होता है, यानी सस्ता होता है। इसीलिए जो महंगी चीज़ होती है वो हमें कम लगानी होती है। दूसरी चीज़ ये, उसका इस्तेमाल भी बहुत कम है, क्योंकि रैम हमेशा ज़रूरत के हिसाब से ली जाती है, क्योंकि महंगी होती है। 16 GB में अगर काम आज के दौर में हो जाते हैं सारे प्रोग्राम के, तो आप क्यों एक TB की रैम रखेंगे? महंगी भी पड़ेगी और कोई इस्तेमाल में भी नहीं होगी। हाँ, 1 TB की हार्ड डिस्क ज़रूर इस्तेमाल हो जाती है कुछ लोगों की आज के दौर में। तो इस तरीके से ज़रूरत के हिसाब से भी करते हैं और थोड़ा सा रेट के हिसाब से भी। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको जो 4, 8, 16 GB, इतने GB, कम GB में 128 और 256 GB तक हमने सुना है कि रैम आती, जो कि रेयर है, कि बहुत कम यूज़ हो रही होती है। ज़्यादातर 16, 32, 8 के बीच में ही रहती है लोगों की। और हार्ड डिस्क लेकिन 500 से स्टार्ट होती होती है, मोस्टली 300, 500, 1 TB से। क्यों? क्योंकि उसका काम उस तरीके से, डेटा उसमें जो स्टोर हो रहा होता है वो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा होता है और बहुत कम इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ सस्ती थी तो इसी को ना इस्तेमाल कर लेते, इसी को ना रैम बना लेते हैं। भाई सस्ती भी है, ज़्यादा भी है और परसिस्टेंट भी है। आप कहेंगे कि भाई डेटा लाइट जाने पे भी नहीं जाएगा, तो ये चीज़ तो अच्छी है इसमें, तो इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया गया?
क्योंकि ये स्लो होती है। और हमारी जो रैम होती है वो फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है हार्ड डिस्क से। अब वो जो डेटा जो हमें कभी कभी चाहिए है, ठीक, वो हमें अगर थोड़ा सा स्लो में मिल जाए तो काम चल जाएगा। जैसे कि आपके दिमाग में जो बहुत पुरानी यादें हैं, अगर आपको याद करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है क्योंकि वो बहुत कम इस्तेमाल होनी है वो चीज़, तो वो चल जाता है। कभी कभी आपको पुरानी यादें याद लानी पड़ती हैं, तो आप रैम में मतलब अपने दिमाग में आज के दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है पर वो आ जाती है। लेकिन जो चीज़ आपने कल पढ़ी है एग्ज़ाम के लिए, वो कल एग्ज़ाम में फ़ौरन के फ़ौरन आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कल रात में पढ़ी, अब आपको याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही हो कि अब एग्ज़ाम में आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो इसके लिए क्या होता है कि आप इसलिए तैयारी करके उसको रैम में ले आते हैं। और रैम हमारी फास्ट होती है, रैम हमारे सीपीयू के बहुत नज़दीक होती है, और उससे हमारा प्रोग्राम रन करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्राम रन होते हैं। तो इसीलिए रैम हमारी फास्ट होने की वजह से कम इस्तेमाल होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ है जो महंगी पड़ती है, ठीक, लेकिन उसकी खामी भी है कि वो वॉलेटाइल होती है, वो स्विच ऑफ कर देंगे डेटा चला जाएगा। तो इस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए रैम का और हार्ड डिस्क का हिसाब लगाया जाता है। तो ये बात ज़रूरी जानना है आपके दिमाग में कि रैम हमारी लिमिटेड होती है। आज के दौर में हार्ड डिस्क तो और फास्ट आ चुकी है एसएसडी, लेकिन वो बात वही है, रैम से सस्ती नहीं हुई, रैम की जितनी नहीं हुई है, नहीं तो वो यूज़ होने लगती, क्योंकि उसमें हमें परसिस्टेंट भी मिल जाती और चीप भी हो जाता। बस मसला स्लोनेस का है, अगर वो फास्ट हो जाए तो वही चीज़ रैम बन जाए, लेकिन वो बनती नहीं क्योंकि वो महंगी टेक्नोलॉजी है। और दोनों के देखिए, वैसे मैंने बताया, डिफरेंट पर्पस है, इसीलिए एक को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भाई जब प्रोसेसर नज़दीक होगी तो आपको फ़ोन स्लो, आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा, बार बार आपसे रैम से डेटा लेना है, डेटा प्रोसेस होना है, तो आपको फास्ट होगा। और हार्ड डिस्क में वो डेटा रखा जाता है जो बहुत कम यूज़ हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेमोरी के बारे में मैंने और बताया था, कैश क्या होती है, जिसमें हमारा और फास्ट होती है, वो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, और रैम से ज़्यादा महंगी होती है, और रैम से ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है, इसलिए वो एमबीज़ में होती है, और उसका भी इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत ज़रूरी पर्पस क्या है उसका, वो प्रोग्राम रन नहीं होता, वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं, तो वो बार बार हम हार्ड डिस्क से और रैम से नहीं लेते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा फास्ट इस्तेमाल के लिए कैश इस्तेमाल होती है। कैश की डिटेल में हम लोग कभी आगे और ज़रूर जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना काफ़ी आपके लिए कि रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, और रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव, रैम से ज़्यादा कम होती है स्टोरेज में, यानी एमबीज़ में होती है, और वॉलेटाइल वो भी होती है। अब क्योंकि हम लोग ने मेमोरी की बात कर ली है, तब हम लोग आ गए मेमोरी मैनेजमेंट में। आइए देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम वही चीज़ रिवाइज़ करेंगे अपनी, कि हमारे प्रोग्राम हम कैसे बना रहे होते हैं। ये बात दिमाग में आपके बार बार होनी चाहिए कि हमारे प्रोसेस में स्टेप्स क्या है। हम पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे कि क्लाइंट और जो चीज़ हमसे बनवाई जा रही है वो चाह क्या रही है, ठीक, कंपनी है या फिर वो जॉब्स हमसे क्या चाह रही है, क्या बनाना है। फिर रिक्वायरमेंट पूरी समझने के बाद हम उसका एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे, अपने दिमाग में बना लें, पेन पेपर में बना लें, टूल्स में बना लें कि अच्छा स्टेप्स फ़्लो क्या रहेगा प्रोग्राम का। उसके बाद हम उसको और अच्छे से रिफ़ाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके एल्गोरिथम तैयार कर लेंगे अपनी। एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है, वो एल्गोरिथम सी में भी बन सकती है, जावा में बन सकती है, जावास्क्रिप्ट में बन सकती है, किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है। इसीलिए एल्गोरिथम हम की बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम पहले बना लेते हैं, ताकि फिर लैंग्वेज तो बाद में भी हम बदल सकते हैं, एल्गोरिथम हमारी मेन रहती है। फिर हम फाइनली इसको रन करने के लिए, इसको फाइनल आकार देने के लिए प्रोग्राम में बना लेते हैं किसी लैंग्वेज में, ठीक। इसको रिवाइज करने के लिए एक बार मैं आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम का एक फ़्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको एक चीज़ याद आ जाए कि हमारा फ़्लो चार्ट काम कैसे करता है, ताकि हम फिर इसको आगे जब आपको समझाएं तो आपके दिमाग में रहे। और इस तरीके से आप अपनी कॉपी में भी हर चीज़ बनाइएगा, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, और जितना भी सब आपके पास नोट्स होने चाहिए, और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए फ़्लो चार्ट्स की। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, आप गए लॉगिन URL पे विजिट करा, उसके बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला, फिर आपने बटन पे क्लिक करा लॉगिन पे, ठीक। वैसे तो होता है लॉगिन आप जब कर रहे होते हैं। फिर आपका क्या होता है, वहाँ अंदर चेक हो रहे होते हैं क्रेडेंशियल्स, चेक कर रहा जाता है, ID पासवर्ड आपका, ईमेल पासवर्ड चेक करा जा रहा होता है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड, तो आपको रिडायरेक्ट बैक कर दिया जाता है मैसेज के साथ कि आपका पासवर्ड गलत है, कहाँ पे, वापस फॉर्म पे, यानी कि ईमेल एंटर आपको फिर से करना है, पासवर्ड फिर से करना है। लेकिन अगर आपका सही है तो आपको डैशबोर्ड में भेज दिया जाता है, यानी कि जिस पेज पे आपको जानना चाह रहे थे आप लॉगिन करके, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, यानी फ़्लो एंड हो जाता है। आगे चीज़ें फिर आगे की होंगी, यानी कोई बोले कि लॉगिन का फ़्लो क्या है, तो आपके सामने साफ़ सुथरा मौजूद है और समझ में भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। अब क्या है, आपका कुछ चीज़ों को और अच्छे समझना है हमको, जो कि फंक्शंस, जो हमने पिछली बार समझे थे, पर उनको और अच्छे समझना है कि फंक्शंस में मैंने जो चीज़ बताई थी आपको, कुछ चीज़ अंदर जाएगी फंक्शन के और कुछ निकलेगी। ये किसके 2 एग्जाम्पल हैं आपके फंक्शंस के। कैसे, आप बैंक में गए, पिछली बार में हमने क्या फंक्शन बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ इनपुट जाए और आउटपुट निकले,
और बीच में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है तो इसको फंक्शन कहते हैं, ठीक। और मैंने बोला था कि जाना इनपुट और निकलना आउटपुट ये ज़रूरी नहीं है। 4 तरीके के इसलिए फंक्शन होते थे कि किसी में इनपुट आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में आउटपुट आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, किसी में दोनों की ज़रूरत है, किसी में दोनों की ज़रूरत नहीं है। पहला मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक में क्या है, आप वहाँ पर लिखित में पेपर में देंगे, कुछ भी देते होंगे आपने गए होंगे, आपको अकाउंट खोलना है, आपको पेपर फॉर्म भर के देना है, या आपको पैसे निकालना है तो फॉर्म भर के देना होता है। वहाँ पर आपकी खाली बात से बात काम नहीं चलता है। आपने खाली लिख दिया कुछ, उससे काम, मतलब आपने कुछ टाइप कर दिया, उससे काम नहीं चलता है। आपको पेपर में करके देना पड़ता है और बदले में आपको जो चाहिए आपसे कैश मिलता है। नहीं, यानी कि आपको वहाँ सिक्के नहीं मिलते, आपको कोई वहाँ से प्लास्टिक यानी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। अगर आपको पैसे चाहिए आपको कैश ही मिलता है। इसका बताने का क्या तरीका है, मेरे मतलब बताने का मकसद क्या था वो हम अभी आएंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पेपर और कैश वाला मसला। पहले एक एग्जांपल और ले लें तब आपको अच्छी समझ में आएगी चीज़। अब मान लीजिए वही सेम चीज़ आप एटीएम पे करने गए। एटीएम में आपको पेपर नहीं देना है, एटीएम में आपको प्लास्टिक देनी है, अपना कार्ड डालना है प्लास्टिक का, फिर आपको अमाउंट देना है, नंबर, यानी कि 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। वहाँ पर आपकी अल्फाज से और पेपर से काम नहीं चलेगा, ठीक। कैरेक्टर ABCD नहीं डालनी होती, वहाँ पर आपका नंबर डालना होता है अमाउंट के लिए। और निकल के क्या मिलता है, वहाँ से भी कैश मिलता है हमको, और वहाँ पर भी हमें प्लास्टिक और कॉइन नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब ये बात क्यों कर रहे हैं, देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना है यहाँ पे। और आपको बिल्कुल समझ में कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको कमेंट में पूछना ज़रूर है, क्योंकि फिर मैं उस चीज़ को और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, कभी भी हमें ये चेक करना हो किसी सिस्टम में कि सही इनपुट अंदर जा रहा है और सही आउटपुट निकल रहा है, उसका तरीका क्या होता है। कोई भी फैक्ट्री है, अगर आपकी शूज़ की फैक्ट्री है तो जो रॉ मटेरियल अंदर जा रहा है यानी कपड़ा जा रहा है, तो वो कपड़ा मान लीजिए आपका छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि 1-1 मीटर के पीसेस में, 1000 और लाखों के पीसेस में जा रहा है। आप एक एक पीस चेक नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कपड़ा तो जा रहा है ना कम से कम। मिसाल के तौर पे कि हमारे हाथ में ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली एक एक चीज़ कैसी है, सही है कि नहीं सही है, लेकिन हमारे हाथ में ये बड़ा आसान होता है पता करना कि वो उसका टाइप क्या है, ठीक। यानी कि बैंक वाले के हाथ में ये नहीं है कि आप पेपर में सही सिग्नेचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने सही नाम अकाउंट नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, वो तो चेक कर लेगा अंदर। लेकिन पेपर नहीं देंगे आप उसको तो वो फिर आपकी बात ही नहीं सुनेगा। यानी कि आप उसको दिमाग में ये है कि मेरे पास पेपर आएगा, एक टाइप, एक पेपर जैसी चीज़ आएगी हाथ में। वो ये नहीं सोच के चल रहा है कि आप उसको अपना पेन पकड़ा देंगे, आप उसको अपना मोबाइल दे देंगे, वो उसकी उम्मीद में नहीं है। उसको पता है कि मुझे किस तरीके की चीज़ मिलेगी, इतना वो फिल्ट्रेशन कर लेता है। मान लीजिए अगर वो ये कहे कि उसके वहाँ पर ये लिमिट हटा दीजिए कि पेपर ने के अलावा आप कुछ और भी दे सकते हैं, तो कोई अपना मोबाइल दे के चला जाएगा, कोई अपना मुँह से बोल के चला जाएगा पैसे दे दो, कोई कुछ कह के चला जाएगा, तो फिर वो किसी का कुछ काम हो पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा। और मिसाल के तौर पे किसी को वो कैश दे रहे हैं, किसी को चेक दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो आप भी नहीं लेंगे वो चीज़। यानी आपकी और उसके पार्टी के बीच में एक टाइप का बाउंडेशन होता है कि किस तरीके की चीज़ बदले में मिल रही है। अब वो कितनी मिल रही है वो मसला अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपको पैसे कैश में 1000 भी मिल सकते हैं, 2000 मिल सकते हैं, पर मिलते पैसे ही हैं, कैश मिलता है, पेपर मनी मिलता है। ये आप उम्मीद कर रहे होते हैं अंदर से पेपर ही निकलेगा ATM से, यानी कि कैश ही निकलेगा। और ऐसी बैंक में वो एक्सपेक्ट कर रही होती मशीन कि आप प्लास्टिक का कार्ड ही डालेंगे। अब प्लास्टिक का कार्ड आपका सही है गलत है वो बात की बात है, पर प्लास्टिक की एक्सपेक्ट कर रही होती है। अगर आप वहाँ चमड़ा डाल देंगे या फिर आप वहाँ पर आप कुछ और डाल देंगे, कपड़ा डाल देंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे रियल वर्ल्ड में जैसे ये चीज़ होती है कि हम लोग टाइप्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से प्रोग्राम में भी हमारे ये चीज़ होती है कि हमारे फंक्शन में ख़ास तौर पे कि हम फंक्शन में किस तरीके का डेटा डाल रहे हैं और किस तरीके का डेटा निकाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। फंक्शन के अंदर हमारे इंटर जा रहा है, टाइप ऑफ डेटा यानी नंबर जा रहा है, या फिर हमारा कैरेक्टर जा रहा है, और बदले में क्या निकल रहा है, हमें नंबर मिल रहा है कि कैरेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किस तरीके का डेटा मिल रहा है। अब हम आगे जाके समझेंगे कितने तरीके के डेटा होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का डेटा हमारे फंक्शन में जा रहा है और किस तरीके का डेटा हमारे फंक्शन से निकल रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल में बहुत बार आप नोटिस करेंगे, किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, रॉ मटेरियल का डेटा ट्रक में लोड होकर आता है, एक एक चीज़ को खोल के नहीं देखा जाता, बस एक नज़र मार ली जाती है कि हाँ वही चीज़ है, रख ली जाती है। फिर उसमें कोई इफेक्टिव चीज़ निकला है, बात अलग है, ठीक। लेकिन अगर वो ट्रक के अंदर जूते का सामान की जगह पे उसमें स्पीकर का सामान आ गया तो वो वहीं से लौटा दिया जाता है, नहीं चाहिए भाई, हमने जो मंगवाया उस तरीके की चीज़ होनी चाहिए ना। समझ गया ना आप, क्लियर, इतना आपको उम्मीद दिमाग में होना चाहिए। अब हम लोग आगे वापस से आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में।
तो टाइप ऑफ फंक्शन जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि टाइप ऑफ डेटा बहुत मैटर करता है, किस तरीके का डेटा हमारा अंदर फंक्शन में जा रहा है, किस तरीके का निकल रहा है। हम ये नहीं सोच सकते कि वो एग्जैक्ट क्या डेटा होगा, पर टाइप तो पता कर सकते हैं ना। कहीं कहीं किसी किसी जगह में किसी खास लोगों का जाना ही अलाउड होता है, तो उनका टाइप, जैसे कि किसी ऑफिस में इंसान जाते हैं, जानवर नहीं जाते हैं। अब जानवर एक टाइप है, इंसान एक टाइप है, और चिड़िया एक टाइप है। तो वहाँ पर आईडी कार्ड आप देंगे, आपका आईडी कार्ड गलत हो सकता है, आपको मना कर देगा। लेकिन अब वहाँ पर अंदर जानवर घुसने लगेंगे तो वो तो वहीं से रोक लेगा ना। उसके बाद आईडी कार्ड हो भी तो भी नहीं कुछ काम का है। तो टाइप ऑफ चीज़ के उस ऑफिस में कौन घुस सकता है, इंसान घुस सकते हैं। तो इंसान ही देखेगा कि इंसान ही जैसे चीज़ लुक जा रहे हो। अब वो इंसान क्या है, उसके पास आईडी कार्ड सही है कि नहीं सही है, वो खुद बाद में वेरीफाई करेगा। टाइप पहले ही देख लेगा, वहाँ पर ही फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से वहाँ से लोग निकलते क्या, इंसान निकलते, कोई उम्मीद ये नहीं करता उससे कुछ अलग तरीके के जानवर अनवर निकल रहे होंगे, ठीक। और अगर उसके अंदर से और मशीनें भी निकलती हैं तो ये उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन टाइप पता होता है कि क्या निकल सकता है, ठीक। अब वापस आते हैं, हमारा 4 तरीके के फंक्शंस होते थे हमारे पास। एक जिसमें इनपुट जा रहा है, टाइप ऑफ डेटा जा रहा है, टाइप ऑफ डेटा आ रहा है। इसको हम यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा के नज़रिए समझ रहे हैं। जब हमारे फंक्शन में इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, तो हमें बताना पड़ता है कि इसमें नंबर जाएगा और नंबर निकलेगा, वर्ड जाएगा, वर्ड निकलेगा। यानी हमें टाइप कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा बाहर निकलेगा, ये बताना होता है, ये दिमाग में रखना होता है। और जब हमारा दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें हमारा कोई डेटा अंदर नहीं जा रहा है, मैंने बताया था ना पिछली बार, तो उसमें फिर हम कोई डेटा टाइप नहीं बताएंगे। यानी इसको हम बोल देते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब है कोई डेटा अंदर नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन बदले में तो डेटा निकल रहा है ना, तो उसमें फिर टाइप बताना ज़रूरी है। तीसरे तरीके का फंक्शन होता था जिसमें हमें टाइप ऑफ डेटा देना ज़रूर पड़ता था अंदर, यानी डेटा अंदर जाता ज़रूर है पर निकलता नहीं है। तो जब निकलता नहीं तो हम उसको बोलते हैं कि उसने नल निकाला या फिर अनडिफाइंड निकाला, कुछ नहीं दिया। और चौथा होता था कि जो ना कुछ लेता था ना कुछ देता था, यानी वाइड और नल, ठीक। इस तरीके के भी फंक्शन होते हैं। तो इनमें हम लोग ने ये समझा कि टाइप ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता होना चाहिए किस तरीके का डेटा अंदर जा रहा है, क्या वर्ड्स में जा रहा है, नंबर्स में जा रहा है। आगे जाके हम लोग देखेंगे स्पेशल होंगे डेटा टाइप, तो क्या उनमें जा रहा है, सब पता होना चाहिए हमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा असली में समझ आएगा। इससे पहले आप थोड़ी सी पिछली बार की तरह कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। कि मान लीजिए एक मैदान था, ठीक। देखिए कुछ मैदान था जहाँ पर घर बनाए गए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे फ्लैट जो बनाए गए ना, वो एक ही तरीके के बनाए गए सारे, थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ, और उसमें लोग रहते थे। तो देखेंगे आप, ये मैप है हमारे पास, इसमें ये सब घर बने हुए हैं, ये रियल मैप है। और इसमें देखिए इसका सेटेलाइट व्यू ये बने हुए हैं। क्या है इसके अंदर कि आपके पास रोड्स हैं और उसमें आपके घर बने हुए हैं, और हर घर के अंदर इंसान रहते हैं ऑब्वियसली। किसी में एक रहता है, किसी में 2 रहते हैं, किसी में 1 रहता है। कोई बड़ा घर है लेकिन उसमें 2 लोग रहते हैं, कोई बड़ा घर है उसमें 1 ही रहता है, छोटा घर है 1 ही रहता है, ये सब भी हो सकता है हर घर में। अब आप इस घर में रहते हैं, मान लीजिए होम, अपने अपने घर का नाम रखा है होम, और आपका एड्रेस है ये। हर बंदे का अपना अपना एड्रेस होता है घर का। मान लीजिए आपके घर का एड्रेस ये है। अब एड्रेस तो आपके घर का लंबा सा और नंबर्स और वो बड़ा वैसा होता है याद रखने वाला, लेकिन आप अपने घर को क्या बोलते हैं, घर। किसी दोस्त के घर को क्या बोलते हैं, वो दोस्त का घर है। किसी रिश्तेदार के घर को क्या बोलते हैं, कि उनका घर है। यानी कि किसी घर का आपके मन में भी एक नाम होता है कि हम फला के यहाँ जा रहे हैं, हम इसके यहाँ जा रहे हैं। ये आपने एक नाम बोला ना, आपने उसका एड्रेस नहीं बोलते हैं कि मैं इस बटा पे इस फ्लोर पे इस फ्लैट पे जा रहा हूँ। जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं किसी जान पहचान के घर में, आप पूरा पूरा एड्रेस नहीं बताते हैं किसी को कि हम फला फला जगह जा रहे हैं, बता उसके घर जा रहे हैं हम, ये बता देते हैं। तो यानी कि आपके किसी घर में, आपके किसी घर का आपके पास एक अपना नाम भी होता है कि फ़लाने का घर है, उसका घर है, हमारा घर है। फिर एक उसका असल एड्रेस भी होता है, जो असल में जो किसी नए बंदे को चाहिए तो उसको पता होना चाहिए, तभी वो आ पाएगा। आप बोलेंगे मेरे घर आ जाओ, उसको घर का आपका एड्रेस नहीं पता तो कैसे आएगा। तो हमारे पास एक एड्रेस भी होता है जो सबको समझ में आए। फिर प्लस वो चीज़ें हमारे घर कैसे होते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि इस तरह की जगह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से घर को रखा जाता है, मतलब लाइन से घर बने बने रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम आगे समझेंगे मेमोरी होती है। क्या समझना है हमको, देखिए जो हम रहने वाली चीज़ है ना, असल में वो डेटा है। और जो मेमोरी के अंदर छोटे 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 घर बने रहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो मेमोरी जो होती है हमारी, उसके अंदर छोटे 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 खाने बने रहते हैं, और हर खाने के अंदर कुछ डेटा रखा जा सकता है। जैसे हम एक मैदान में उसमें घर बने, हर घर के अंदर कोई इंसान रह सकता है, और हर घर की कुछ स्पेस है जो उस इतनी ही है, फिक्स स्पेस है, उसके अंदर उससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। मतलब आपका घर में एक बंदा रह रहा है, पर इसकी एक लिमिट होगी, इसके अंदर 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। ठूस ठूस के 50 भर देंगे, 50 ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा आ जाएंगे, इसके अंदर थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक। तो हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे फ्लैट, यानी कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ हमारे बेसिकली बंगले होते हैं, कुछ हमारे सिंपल आंगन वाले घर होते हैं। तो कई तरीके के घर होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके की स्पेसेस होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग
कैपेसिटी होती है, लेकिन होती वो फिक्स है और होती हमारी एक के नीचे एक अगल बगल आसपास ही कहीं होती है, जैसे ये घर हमारे बने हुए हैं। ठीक, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हमारी मेमोरी होती है कुछ इस तरीके की, जिसमें हम कुछ डेटा अपना स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे एक वर्ड हमें स्टोर करना था स्पीड, तो वो हमने यहाँ स्टोर किया, और नंबर स्टोर करना 34, तो वहाँ स्टोर कर दिया हमने। ठीक, लेकिन इनके साथ भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या? कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका खुद का एक अपना नाम होता है। ठीक है, जैसे आपने कुछ नाम दिया, वो आगे हम लोग देखेंगे क्या नाम होता है। वरन मोटे तौर पे पहले ही समझिए कि डेटा स्टोर कैसे होता है। तो हमारी जो रैम है, इसकी बात चल रही है। ठीक, असल में देखिए, हमें जिस मेमोरी से ज़्यादा डील करना है वो रैम है, इसलिए मैंने रैम को लेकर चला है। हालांकि आपकी हार्ड डिस्क में भी कुछ हद तक डेटा ऐसे ही स्टोर हो रहा होता है, पर बुनियादी तौर पे आप समझिए कैसे होता है। मान लीजिए आपको 34 एक नंबर है, उसको मेमोरी में डालना है, तो एक एक खाना टाइप का 34 घेर लेगा। दो मान लीजिए घर घेर लिए, इसलिए उसको उतनी की ज़रूरत है। और क्योंकि वो नंबर है, तो नंबर एक हमारा टाइप है, उसको 2 ही खाने अलाउड भी हैं, यानी उसके अंदर जितने को रख पाओ रख लो। जैसे हमारे घर में होता है ना कि इतनी कैपेसिटी, इतने ही लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आपको ज़्यादा लोग रखना तो फिर ज़्यादा बड़ा घर लेना पड़ेगा, आप उस घर को बढ़ा नहीं सकते। इस तरीके से इंट, अगर आपको नंबर एक स्टोर करना है तो नंबर को 2 खाने मिले हुए हैं खाली, उसके अंदर आ गया वो। और जैसे हर घर का एक एड्रेस होता था, इस मेमोरी का भी एक एड्रेस है। इस मेमोरी में जहाँ 34 स्टोर है ना, इस ब्लॉक का, इसका भी एक एड्रेस है। मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होते हैं वो भी उबड़ खाबड़ होते हैं, जैसे रियल लाइफ में होते हैं कि वो हम रियल लाइफ में तो कभी हम लोग याद भी हो जाते हैं, नंबर्स और उनका मिक्सचर होता है। लेकिन जो मेमोरी के अंदर होते हैं वो रैंडम होते हैं बिल्कुल, उनको हमें ना याद करने की ज़रूरत है और ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है उनसे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जानना है कि उसका एड्रेस होता ज़रूर है। इस तरीके से आपको कोई वर्ड इस्तेमाल स्टोर करना है, स्पीड, तो स्पीड को ज़्यादा जगह चाहिए होती, तो इतने मेरे मेमोरी में आया कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग। और अब आपको स्पीड से ज़्यादा भी देखिए जगह बच रही है, आ सकता है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक लिमिटेड स्पेस है, आप उसमें आप चाहे 1 रखें चाहे 10 रखें, अगर 1 रखेंगे तो भी पूरा ही घर आपको दिया जाएगा, और आप ज़्यादा रखना चाहेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो स्पीड ने 3 जगह घेरी और इसका भी कुछ एड्रेस है, ये एड्रेस इसका है। अब इस एड्रेस को भी हम मेमोरी में दोबारा स्टोर कर सकते हैं, उसका खुद का भी एक एड्रेस हो सकता है। ये चीज़ हम फ्यूचर में समझेंगे, दिस विल कम इन फ्यूचर ऑल्सो, समझेंगे हम आगे कि हम मेमोरी में तो देखिए हमें बस डेटा स्टोर करना, और डेटा तो किसी तरीके की जानकारी होती है। एड्रेस, आपके घर का एड्रेस वो भी तो एक डेटा है, आपका नाम, आपकी एज वो भी तो एक डेटा है ना, तो उसको भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से मेमोरी का एड्रेस भी तो एक स्ट्रिंग ही है ना, अल्फ़ाबेट से, इसको भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये दिमाग में रखेंगे, कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता है मेमोरी में। आगे हम और डिटेल में भी आएंगे, वापस आएंगे इधर, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी, जितना मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी, आपके दिमाग के एकदम बार बार रिवाइज करके इसको दिमाग में रखी जाएंगे अपने। अब आगे हमारे पास डेटा के पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए ये प्रैक्टिस की चीज़ें यहाँ से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें यहाँ से आपके लिए। डेटा के पास अपनी 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसकी वैल्यू, असल में वो डेटा क्या है, मतलब अभी समझ जाएंगे वैल्यू से मेरी क्या मुराद है। जैसे आपकी एज 24 है तो 24 आपकी वैल्यू है। फिर टाइप क्या है उसका, क्या वो नंबर है, क्या वो शब्द है, क्या वो वर्ड है, क्या वो बूलियन है, क्या वो डेसिमल वाला है, पॉइंट वाला है, कौन सा है। जैसे एज के केस में वो तो नंबर है। साइज़, उसका साइज़ क्या है, यानी कि मेमोरी कितनी खाएगा वो। कोई भी आप वीडियो डाउनलोड करते थे, ऑडियो फाइल डाउनलोड करते थे, उसकी साइज़ होता है ना कि कितनी मेमोरी लेता है, कितना MB खा लेगा। कोई आप एप्लीकेशन, कोई गेम डाउनलोड करते हो, कितना GB का होता है। तो इसी तरीके से कोई भी डेटा है उसका भी कोई साइज़ होता है। फिर उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, मेमोरी में एड्रेस ज़रूर होता है उसके पास। ठीक, उसके बाद उसका एक निकनेम होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि आप अपने घर को एक अपना पर्सनल नाम दे देते हैं, मेरा घर है, उसका घर है, तो आप कुछ भी नाम देते हैं। इस तरीके से डेटा का भी एक निकनेम होता है, एक प्यार से उसको नाम से पुकारा जाता है, नाम आप देते हैं उसको, ये बात बहुत ज़रूरी है। मेमोरी एड्रेस हम नहीं दे सकते, एड्रेस हमें पहले से सरकार के द्वारा या फिर पहले से मिलता है घर का बना बनाया। लेकिन अपने घर को हम जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, जो प्यार हम बोलते हैं, किसी को बताते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो वो निकनेम हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें किसी भी डेटा में होती है, जो आपको कोई भी डेटा दिया जाए तो आपको ये 5 चीज़ें उसमें से बतानी ज़रूरी है। मेमोरी एड्रेस आप बस बता दें कि हाँ होगा, क्योंकि मेमोरी एड्रेस तो मेमोरी अंदर होता है, वो आपको पता नहीं चल सकता, पर ये पता होना चाहिए कि होता ज़रूर है। अब 16 एक डेटा है, तो जो वैल्यू है वो 16 है। हमने बोला ना इटसेल्फ वो वैल्यू क्या है, 16 है। टाइप क्या है, नंबर है। साइज़ कितना लेता है, 2 बाइट लेता है। हमारी मेमोरी में MB GB में होता है ना, तो सबसे कम जो होता है वो B होता है, यानी बाइट, तो ये 2 बाइट लेता है। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, देखिए मैंने एक रैंडम लिख दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, मेमोरी एड्रेस में होता है। और उसको जो निकनेम दिया हमने, यानी जो नाम दिया वो एज है ना, मेरी एज 16 है, किसी की एज 16, तो जो एज है ना वो निकनेम होता है। ये नाम भी बहुत ज़रूरी है, इस सब कुछ बहुत ज़रूरी है आपके पास। उसका टाइप क्या है, वो साइज़ कितना लेगा, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम नाम से क्या पुकारते हैं, उसका एड्रेस है कहाँ पर, क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा, पर आप समझ जाएंगे कि एड्रेस की क्या ज़रूरत है, पर एड्रेस बहुत ज़रूरी है, ये दिमाग में रखेगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्ट्रिंग है अली। अब अली की वैल्यू क्या है,
ली, देखिए इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा अली ही वैल्यू है। टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं हम जब भी अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD होती है उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट लेगा। ठीक, अब ये कितनी मेमोरी कौन से लेता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका साइज़ होता है 4 बाइट। एड्रेस भी कुछ है और इसको हमने नेम दिया है क्योंकि किसी का नाम है ये। ठीक, एक तो नेम हमने बताया कि क्या है और एक जो हमने वेरिएबल स्मॉल n में जो हमने दिया, इसको हम नेम भी दे सकते थे, माई नेम भी नाम दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। एक और लेते हैं ट्रू। अब ये भी एक जानकारी है, ये भी एक डेटा है। तो वैल्यू क्या है, ट्रू। टाइप क्या है, बूलियन। बूलियन वो टाइप होता है जो येस और नो, हाँ या ना में डील करता होता है। साइज़ क्या है इसका, 1 बाइट या फिर 1 बिट। एड्रेस क्या है आपका, कुछ भी हो सकता है रैंडम इसका। नेम क्या है, अब उसको कुछ भी नहीं दे सकते। मैरिड एक नाम दे दिया हमने इसको, मैरिड यानी कि मैरिड ट्रू यानी मैरिड है, मैरिड फॉल्स यानी मैरिड नहीं, मैरिड मतलब शादीशुदा। और मैनी मोर हमारे आगे अब आएंगे टाइप स्पेशल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताइए, सबको आपको नोट्स में होना चाहिए, सबकी आपकी कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। पिछले वाली वीडियो में जो मैंने बताया कि प्रैक्टिस का कैसा क्या होना चाहिए आपका, इस सब कुछ बहुत ही अच्छे से होना चाहिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें तो हम लोग को और सब चीज़ें समझ में आ रही हों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।